भारत में एक ऐसा एम्पायर जिसका डंका आज के श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड तक बसता था। पर आज अपने ही देश में हम कहीं ना कहीं इसे भूल चुके हैं। कौन सा था वह एम्पायर? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। उत्तर में मौर्य का निज़ाम खत्म होने पर हजार साल और उससे भी ज़्यादा समय तक दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी रियासतें कायम हुई और फली फूली। लगातार हमलों से तबाह कितने ही लोग उत्तर से भागकर ठिकाना पाने दक्षिण के इन रियासतों की ओर आए। इन रियासतों की ताकत बढ़ रही थी, उनके दरबार में बड़ी शान और शौकत थी। जरूर ही ऐसे माहौल में उत्तर से आने वालों को कला, साहित्य और दस्तकारी में काफ़ी मौके मिले होंगे। इस तरह तहजीब और सियासत में दक्षिण का रुख काफ़ी बढ़ा। अमन का वातावरण तो दक्षिण में भी नहीं था। कभी तो पल्लवों और पांड्यों के बीच युद्ध छिड़ जाता, तो कभी पड़ोस के दक्कन के साथ। लेकिन ऐसे वातावरण में भी तमिल प्रदेश में संस्कृति का तेजी से विकास होता चला गया, खास तौर से पल्लवों के राज्य में। महेंद्र वर्मन ने ही सबसे पहले ठोस चट्टान को तराश कर वैदिक मंदिर बनवाए। मंदिर बनाने की ये कला महेंद्र वर्मन ने बौद्ध और जैनियों से ली। जैसे जैसे भक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे मंदिर संस्कृति का केंद्र बन गए। मंदिर ही वो माध्यम बने जिसमें पल्लव समाज को एक सूत्र में बांध कर रखा जा सकता था। पल्लव और चोल राजाओं ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जल सेना तैयार की। ये सेना बाद में कंबोज, चंपा, श्री विजय और दूसरे राज्यों को बनाने में भी काफ़ी काम आई। फिर चोल वंश का निज़ाम फैलने लगा और 9वीं सदी के बीच के दौर तक आते आते दक्षिणी हिंदुस्तान की सियासत पर उसका पूरा कब्जा हो गया। सालों तक कायम रही। राज राजा का बेटा राजेंद्र अपने बाप की तरह ही जंगी और हमलावर मिजाज का था। उसने दक्षिणी विजयनगर को शिकस्त देने के लिए उसने अपने जंगी हाथियों को जहाज पर चढ़ाकर हमला बोला और फतेह हासिल करने लौटकर उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल पर फतेह की। इस शक्तिशाली जहाजी बेड़े के कारण ही चोल राजाओं ने समुद्र पार अनेक द्वीपों पर विजय प्राप्त करी और इस तरह गुप्त वंश के बाद चोल साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। कौन कहता है भारतीय महाद्वीप के राज्यों ने भारत के अलावा और द्वीपों पर कब्जा नहीं किया? बिल्कुल किया, मगर इतिहास में इनका नाम होने के बावजूद भी इनका वर्चस्व नहीं रहा।